आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग आज की बात में बौद्ध सम्राट कनिष्क का जो कार्यकाल रहा है और जो ज्ञात इतिहास हमारे सामने है उसके आधार पर हम उन्हें समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हमने पिछली कड़ी में देखा कि कैसे कनिष्क का ही वो समय रहा, उन्हीं का वो कार्यकाल रहा कि जब भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी। और तथागत बुद्ध की ये जो मूर्तियां बनी, इसके साथ साथ कई बोधिसत्वों की भी मूर्तियां इसके साथ बनी और इसलिए कई मूर्तियां बौद्धों के सेगमेंट में अलग अलग दिखने लगती हैं। इसके साथ हमने ये भी देखा कि जैसे सम्राट अशोक ने उनके लिए धम्माशोक या फिर देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी ऐसे शब्दों का, विशेषणों का इस्तेमाल किया, या फिर राजा मिलिंद ने जैसे अपने आप को धम्मराज कहा, ऐसा ही विशेषण कनिष्क के साथ भी रहा और वो विशेषण था शाओ वानो शाओ। इसका मतलब होता है राजाओं का राजा, और देवपुत्र के रूप में भी कनिष्क का एक उल्लेख मिलता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अशोक के पश्चात कनिष्क ही सबसे श्रेष्ठ बौद्ध नरेश रहे हैं और बुद्ध धर्म के वे सबसे बड़े संरक्षक भी रहे हैं। अगर अशोक के बाद में इतिहास में कोई आते हैं तो कनिष्क हैं कि जिन्होंने बुद्ध धर्म को सुरक्षा प्रदान की, उसकी रक्षा की और उसको विकसित भी किया। मतलब स्थापत्य कला और शिल्प कला की दृष्टि से वही वो काल था जब कनिष्क ने इस मूर्ति कला को विकसित किए और यही आगे चलकर अब हमारे सामने गांधार मूर्ति कला के नाम से प्रसिद्ध है। जिस प्रकार अशोक ने दक्षिण के देशों में बुद्ध धर्म को फैलाया, उसी तरह वही कार्य कनिष्क ने उत्तरीय देशों में किया है। इन दो शासकों के सुप्रयत्नों से ही बुद्ध धर्म लगभग सारे एशिया में फैल गया। सम्राट अशोक और सम्राट कनिष्क, इन दोनों का ही ये बड़ा योगदान है कि जिसके कारण बुद्ध धर्म पूरे एशिया में फैला। इसी युग में बौद्ध साहित्य ने एक नया मोड़ लिया। अब देखिए कि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इस समय संगीतियाँ भी हुई। कनिष्क ने संगीति का आयोजन किया था, बौद्ध संगीति का। तो बौद्ध साहित्य ने एक नया मोड़ लिया और पाली संस्कृत को स्थान दिया। अब देखिए, इसमें समझने की भाषा है। पाली ये मगध की वो भाषा थी जो बोलचाल की भाषा, वो पाली के रूप में आई, पाली के रूप में प्रचारित हुई। लेकिन अब इसके बाद उसी पर एक संस्कार करती हुई भाषा आने लगी और वो संस्कृत, मतलब संस्कृत का मतलब यही होता है संस्कारित भाषा। मतलब जो भाषा पहले से है विद्यमान, उसी भाषा पर संस्कार करके जो भाषा बनती है आगे, वो होती है संस्कारित भाषा। उसी को बाद में संस्कृत कहा गया। संस्कृत में त्रिपिटक और दूसरे दार्शनिक ग्रंथों की भी रचना हुई। आप देखेंगे इस समय भी कि बहुत सारा ऐसा बौद्ध साहित्य है जो बौद्ध साहित्य संस्कृत में है, लेकिन वो है बौद्ध साहित्य। तो ये दार्शनिक ग्रंथों की भी रचना हुई और त्रिपिटक की भी रचना हुई। त्रिपिटक का भी बहुत सारा साहित्य वो संस्कृत में आया। ये भी कहा जाता है कि महाकवि अश्वघोष ही वे आचार्य है जिन्होंने कनिष्क को बौद्ध बनाया था। मतलब पार्श्व से तो उन्होंने प्रेरणा ली थी, लेकिन कनिष्क को वास्तव में बुद्धिज्म के पास अगर कोई लेकर गए तो वे महाकवि अश्वघोष थे। अब परंपरा के अनुसार अश्वघोष का जन्म साकेत में हुआ था। आज जिसे हम अयोध्या के नाम से जानते हैं, वो साकेत में अश्वघोष का जन्म हुआ था। और उन्हीं की कृतियों से ज्ञात होता है कि उनकी माता का नाम स्वर्णाक्षी था, यानी कि अश्वघोष की माता का नाम। वे पहले सर्वास्तिवाद की ओर आकर्षित हुए तथा तभी वे प्रवृत्त भी हुए, किंतु बाद में महायान दर्शन ने उन्हें प्रभावित किया। पहले वे सर्वास्तिवादी थे, उसी के आधार पर वे बुद्धिज्म में आए, उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की और फिर उसके बाद वे महायान दर्शन ने उन्हें
बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। और फिर कनिष्क के दरबार में रहते ही उन्होंने बुद्ध चरित, ये जो उनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, इसकी रचना की। ये उन्होंने कनिष्क के दरबार में रहते हुए की। ये मतलब हम देख सकते हैं कि राजा कनिष्क के कार्यकाल में किस तरह से बौद्ध धर्म करवट ले रहा था, नई नई चीज़ों की ओर बढ़ रहा था और उसका विकास भी अलग अलग भाषाओं की ओर हो रहा था। अब देखिए कि इस काव्य के माध्यम से महाकवि अश्वघोष ने बड़े ही अनोखे ढंग से बुद्ध के धम्म का उपदेश किया है। आप कभी बुद्ध चरित पढ़िएगा, बुद्ध चरित महाकाव्य अगर पढ़ते हैं कभी तो आपको ये ध्यान में आएगा कि ये एक अलग तरह की पद्धति है कि बुद्ध के धम्म को समझाने की। तो बुद्ध चरित को अवश्य पढ़िएगा। उनका दूसरा काव्य था सौदारनंद। सौदारनंद एक ये ऐसा महाकाव्य भी है और ये एक ऐसा नाटक भी माना जाता है कि जो बौद्ध साहित्य में सर्वप्रथम और शायद भारत के ज्ञात इतिहास का पहला नाटक है, ऐसा भी माना जाता है सौदारनंद। और इसी परिप्रेक्ष्य में महाकवि अश्वघोष यानी कि भंते अश्वघोष को पहला नाटककार भी माना जाता है भारतवर्ष का। तो ये भी एक उनके साथ में विशेषण जुड़ता है। तो देखिए कि ये जो सौदारनंद है ये वास्तव में तथागत बुद्ध के यानी कि राजकुमार सिद्धार्थ के जो भाई हैं नंद कुमार और जो सुंदरी है, इन्हीं की कथा को इसमें चर्चित किया गया है और इसीलिए इसका नाम सौदारनंद है। सुंदरी और नंद, इन दोनों के जीवन पर बनी हुई ये जो कहानी है, ये नाटक के रूप में भी आती है और ये महाकाव्य है। इसमें सुंदरी की कथा को चर्चित किया है। सारिपुत्र प्रकरण नाटक एवं वज्र सूची के लेखक भी अश्वघोष ही थे। इसमें जो सारिपुत्र प्रकरण मिलता है, ये जो नाटक है मूल रूप से ये भी हमें देखने को मिलता है और ये अश्वघोष की रचना है। वज्र सूची भी अश्वघोष ही लिखे हैं। और शून्यवाद के आचार्य नागार्जुन भी कनिष्क के राज्यकाल में हुए ऐसा ही माना जाता है। अब इसमें इतिहासकारों में दो अलग अलग मत हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यह जरूर कहा है कि नागार्जुन भी ये कनिष्क के समय ही थे। जैसा ऊपर बताया जा चुका है कि हमने आपको पहले भी बताया कि विदर्भ का जो बरार प्रांत है, उस बरार प्रांत में नागार्जुन का जन्म हुआ और उनके बाद जीरन तथा कार्य को देखकर हम ये अनुमान कर सकते हैं कि वे अपने बाल्यकाल में मेधावी छात्र रहे होंगे। नागार्जुन के विषय में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात रही है। उन्होंने सभी ग्रंथों का, मतलब उस समय के जितने भी ग्रंथ थे, चाहे वो वैदिक हो, बौद्ध साहित्य हो, इन सारे ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया था और बाद में उन्होंने श्री पर्वत यानी कि नागार्जुन कुंडा, जो कि गुंटूर जिले में आता है अभी, वहाँ अपना निवास स्थान बनाया, जो कि समय बीतने के साथ साथ उनकी ख्याति बढ़ने पर सिद्ध स्थान बन गया। और इस तरह से नागार्जुन का इतिहास भी बौद्ध सम्राट कनिष्क के साथ जुड़ता है। तो यहाँ रुकते हैं आज की बात में, इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम बौद्ध सम्राट कनिष्क के इसी विशेष योगदान को, जो कि बौद्ध धर्म और संस्कृति के निर्माण में अपना एक विशेष महत्व रखता है, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।